Good morning students. Today in video number 25 we will see history section, and here we are going to start history part, that is the chapter National Awakening. And I have told you previously we will discuss in short way, because we will focus in next video, means next chapter. So in this chapter we will discuss the events after 1858 to 1900, okay, near about 42 years. So see here the importance of awakening means, जिसे बोलते हैं हिंदी में आप जागरूकता, okay. So the awakening which took place following the freedom struggle, pure nationalistic, okay. So due to this awakening there was the established, or you can say that, rising of nationalism. So there is a direct connection with awakening and nationalism. इसी की वजह से इसकी शुरुआत हुई, जागरूकता की वजह से ही राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई. तो दिस टाइम इट वाज द टाइम ऑफ चेंजिंग मीन्स every section of the society it was changing in a very fast way, in fast motion, because it was not changing inside the India, but it was the whole world was changing. So it was the time of transaction, okay. So see the reasons in awakening in India, जो भारत में जागरूकता है उसकी वजह क्या है. फर्स्ट नंबर political reasons. In political region after 1858, you know, the ruling power shifted to British government. जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसकी वजह से जो रूल करने का जो पावर है वो कहाँ चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास. एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड टू डू नॉट डिस्क्रिमिनेट और टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल सिचुएशंस. उन्होंने वादा किया था कि जो भी गलतियां हुई हैं वो उनको सुधारेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. मीन्स दे प्रॉमिस टू रिटर्न द किंगडम्स, रिटर्न द टाइटल्स एंड गिव द फ्रीडम टू इंडियन किंग्स एंड प्रिंसेस, बट दे डिड नॉट फुलफिल. सो इट वाज द फर्स्ट अवेकनिंग. मीन्स जो लोग थे वो जागरूक हुए और उनको ये लगा कि नहीं, अब ये ब्रिटिश बाहरी हैं और ये इंडिया के कभी नहीं हो सकते. इसलिए उनमें एक क्या आई, इन द सेंस ऑफ नेशनलिज्म. रिलीजियस एंड सोशल रिसर्जेंस मीन्स उस समय का जो टाइम था, चाहे वो सोशल लाइफ हो चाहे रिलीजियस लाइफ हो, इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. देयर वर लॉट ऑफ ब्लाइंड फेथ, बहुत सारे अंधविश्वास समाज और धर्म के साथ जुड़े हुए थे. तो ब्रिटिश उसको ठीक कर रहे थे, उस अंधविश्वास को फॉलो नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स, बल्कि उसमें चेंजेस कर रहे थे, उसमें सुधार कर रहे थे. बट इंडियंस को वो क्या लगा, इंटरफेयर. जैसे बहुत सारी चीज़ें थी, ब्लैक मैजिक जो ट्राइबल्स लोग करते थे उन्होंने उस पर बैन लगा दिया. एंड देयर वर आल्सो नरबली, ओके, इंसान की बलि दी जाती थी धार्मिक रूप से, तो उन्होंने इस पर बैन लगा दिया. तो इस तरह से सोशल में देयर वर आल्सो सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, ओके, विडो रीमैरिज उन्होंने स्टार्ट किया. सो इस तरह से उन्होंने जो भी रिफॉर्म किए, इंडियन फील्स दैट इट इज़ अगेंस्ट टू देम. तो इस तरह से कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स जो भी रिसर्जेंस किए, उन्होंने सुधार किए, उसका नेगेटिव असर पड़ा इंडियंस पे, और वो एक तरह से रिफॉर्म होना शुरू हो गए. देन वेस्टर्न कल्चर एंड एजुकेशन, वो टाइम जो था उसमें से बहुत सारी चीज़ें बाहरी देशों से इंडिया में आ रही थी. वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन, तो वो इंडियंस को उसको प्रभावित किया. एंड इंडियंस दे आल्सो बिकेम अवेयर, इंडियन भी जागरूक हुए कि हाँ हमारे देश के बाहर भी क्या हो रहा है, उनको उसकी भी जानकारी हुई. तो उनके अंदर कहीं न कहीं जागरूकता आई कि हमें अब एक देश के रूप में अपने आप को तैयार करना चाहिए.
देन contemporary European movement. So at the time, Germany, Italy, so they were in the stage of transformation. वो अपने एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे। उनका अपना एक जो आप कह सकते हैं फॉर्मेट चेंज हो रहा था, तो उसका असर इंडिया पर भी पड़ा। जो विदेशी जो फॉरेन कंट्रीज थे उनके जो था ट्रांसफॉर्मेशन, इट वाज आल्सो अफेक्ट इन इंडिया एंड इंडियंस बोथ, एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो उसमें का जो टाइम था, सिस्टम था, ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। सपोज दैट रेलवे लाइंस, टेलीग्राफ, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, ओके, पोस्टल सर्विस। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और उसका असर कहाँ पड़ा? इंडियंस पे, और उनकी जो मेंटल लेवल है, उनकी जो अपनी एक कॉन्शियसनेस है, उनकी जो चेतना है वो इम्प्रूव हुई और उनमें एक जागरूकता आई। देन इंडियन एंशिएंट कल्चर। इंडियन एंशिएंट कल्चर मीन्स जो इंडियन कल्चर है इसकी जो जानकारी है, बहुत सारे ऐसे विद्वान थे इंडिया में जिन्होंने इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट जो हमारे पुराण, वेद, इसका उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसको बाहरी देश के बाहर उसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसका भी असर पड़ा। एंड अदर बुक्स आल्सो केम इन इंडिया, यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपियन बुक्स, नाउ सी इंडियन न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। सो इंडियन न्यूज़पेपर उस समय ऐसा था कि न्यूज़पेपर कम थे, लेकिन वो अपनी जो जागरूकता था उसको भी फैला रहे थे, और अपनी जो क्या कह सकते हैं जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी दे वेर आल्सो राइजिंग। जो बेसिक समस्याएं थी उसको भी वो न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे थे, लोगों में जागरूकता फैला रहे थे। सो इट इज़ द बेसिक रीजन्स, ओके, यू विल सी also in a reference video, you will understand in a better way. अब इस चैप्टर में 3 सेक्शन हैं। एक है द रीजन्स, दूसरा है अल्बर्टविल, और फिर तीसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो स्थापना है। तो 3 सेक्शन में आपका चैप्टर पूरा बटा हुआ है, ओके। अब देखते हैं अल्बर्टविल। अल्बर्टविल it is Albertville introduced by लॉ मेंबर एल्बर्ट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसके एक कानून मंत्री थे, वह क्या नाम था? एल्बर्ट सरनेम करके, उन्हीं के नाम से क्या बना? अल्बर्ट बिल। अभी क्या है? एल्बर्ट बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इंडियंस पे लागू हुआ। ये था क्या? देखिए, इसके अकॉर्डिंग इंडियन मजिस्ट्रेट एंड सेशन जजेस वेयर गिवन इंटाइटलमेंट और पावर टू हियर क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट यूरोपियंस। तो इसके पहले इतना डिस्क्रिमिनेशन था इंडिया में जजेस को लेके कि इन्होंने उसके माध्यम से उसको दूर किया। कैसे? इसके पहले इंडियन जजेस को या इंडियन मजिस्ट्रेट को यूरोपियन केस की सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। मीन्स इंडियन जो थे वो यूरोपियन केसेस की सुनवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके माध्यम से उनको ये पावर दिया गया कि अब इंडियंस भी क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर सकते हैं, ओके। ओके, सो इट इज़ अल्बर्टविल। इसके पहले इनको कोई अधिकार नहीं था। इस तरह से जो बेसिक चेंजेस हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक है फिर 3rd सेक्शन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक क्या था? बिग प्लेटफॉर्म मीन्स एक बहुत बड़ा, एक तरह से आप कह सकते हैं मंच,
या एक तरह से बहुत बड़ी संस्था थी जिसके माध्यम से इंडियंस की जो डिमांड थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट किया जा सकता था, क्योंकि ये नेशनल लेवल की थी। इससे पहले भी थी, लेकिन वो कैसी थी, रीजनल लेवल की, लोकल लेवल की, एंड दे वेर अनेबल टू राइज अप, पुट अप द इंडियन मीन्स नेशनल लेवल डिमांड्स। सो इट वाज द लैक। इससे पहले कमी क्या थी जो भी थे पार्टीज़ कि वो नेशनल लेवल की डिमांड्स को पुट अप करने में एबल नहीं थी। तो इसी को देखते हुए एक आवश्यकता थी एक ऐसी पार्टी की जो कि नेशनल लेवल पे नेशनल डिमांड्स, नेशनल नीड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पुट अप कर सके। सो A.O. ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, इन्होंने 1885 में एक ऐसी ही पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, इनका मेन पर्पस क्या था, वर्किंग फॉर द नेशनल डेवलपमेंट एंड फिक्स अ पॉलिटिकल एजेंडा। इनका मेन मकसद क्या था कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करना और एक जो उनका अपना एक सिद्धांत है, जो अपना एक डिमांड है, उसको एक फिक्स अपना पॉलिटिकल एजेंडा तैयार करना, उसको बनाए रखना। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 फेज़ हैं, 1885 टू 1905। ये क्या कहलाता है, द टाइम ऑफ मॉडरेट। फिर 1905 से लेके 1917 तक एक किसका टाइम था, एक्सट्रीमिज्म। और उसके बाद से 1917 से लेके 47 तक किसका टाइम था, गांधी जी का। ओके, सो हियर वी विल डिस्कस टिल दिस 1917 तक, देन वी विल डिस्कस 17 to 47 इन नेक्स्ट लेसन। तो ये तो टाइम है 1885 to 1905। इट वॉज अ टाइम ऑफ मॉडरेट लीडर्स। मॉडरेट लीडर्स मीन्स द लीडर्स हु वेयर बिलीव इन पोलाइटनेस। ये वो दौर है जब कुछ नेता कांग्रेस के कैसे थे, बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उनका मेन जो बिलीव था किसमें था, पोलाइटनेस, विनम्रता था। उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स इंडिया के लिए अच्छे हैं, इंडिया की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी जो भी डिमांड्स हैं उसको हम उनके सामने विनम्रता से पेश करें, एक सिस्टमेटिक, एक शिष्टाचार में रह के उनको हम अपनी डिमांड उन तक पहुंचाएं। तो इट वॉज द टाइम ऑफ 1885 टू 1905। ओके, तकरीबन 20 साल ये इनका टाइम था। देन एक्सट्रीमिज्म लीडर्स, अब इनका दौर ख़त्म हुआ, क्योंकि 20 साल तक उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स इनको क्या कर रहे हैं, इग्नोर, इनकी बात को सुनते हुए भी अनसुना कर रहे थे। तो इस वजह से अब किसका टाइम आया, एक्सट्रीमिज्म। मीन्स अब इनका दौर ख़त्म हुआ, पोलाइटनेस का दौर ख़त्म। अब हम एग्रेसिव होंगे, यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी विनम्रता से, तो हम कैसे बात पुटअप करेंगे, एग्रेसिव होके, गुस्से में। तो ये जो है एक्सट्रीमिज्म लीडर्स का टाइम आया, और इसमें 3 थे मेन, लाल, बाल एंड पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ओके, सो दीज वेर द मॉडरेट लीडर्स एंड हियर देयर इज आल्सो दादा भाई नौरोजी, मॉडरेट लीडर्स। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, दे वेर मैनी। गोपाल कृष्ण गोखले इज आल्सो नोन एज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी। ओके, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। सो I will also send you the reference video, you will understand better, and we will focus in next chapter because that is very very important. Okay, so I hope you will read it and understand. 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यद्यपि अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो सका, फिर भी इस संग्राम ने भारतीयों में लक्ष्य की एकता, सांप्रदायिक सद्भाव एवं जन सहयोग की भावना के द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना का बीजारोपण किया था। लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से 1857 को कुचल दिया था। फिर भी भारतीयों को यह समझ में आ गया था कि अंग्रेज उनके हितैषी नहीं हैं। साथ ही भारतीयों को यह भी आभास हो गया था कि वे जब तक स्वयं नींद से नहीं जागेंगे
और स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, अखंडता तथा भारतीय होने के गर्व की भावना से कार्य नहीं करेंगे, तब तक अंग्रेज उन्हें अपना गुलाम बनाए रखेंगे। इसी तारतम्य में 1857 के पश्चात कुछ ऐसे कारणों का जन्म हुआ जिसने भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति को बढ़ावा दिया। आइए आज के हम हमारे टॉपिक में इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा शीर्षक है भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण। भारत में राष्ट्रीय जागृति के निम्नांकित कारणों का महत्वपूर्ण योगदान था। पहला, राजनीतिक कारण। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व ही ब्रिटिश शासन के संरक्षण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण भारत को अपने अधिकार में कर लिया था। 1857 की घटनाओं के पश्चात भारत में कंपनी का राज्य समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। ब्रिटिश संसद ने 1858 का अधिनियम पारित कर प्रशासकीय परिवर्तन किए, परंतु उससे भारतवासियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। सन 1858 में ही महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में देशी रियासतों के शासकों और भारतीय जनता को आश्वासन दिए थे, जिनका आशय यह था कि पूर्व की गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा तथा भारतीयों के प्रति भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाएगा। परंतु इस घोषणा पत्र में उल्लेखित आश्वासनों का सरकार ने कभी पालन नहीं किया। अंग्रेजी सरकार ने साम्राज्य की एकता और सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए संपूर्ण देश में एक जैसा प्रशासन स्थापित किया, एक जैसे कानून लागू किए और समान न्याय प्रणाली की स्थापना की गई। अंग्रेजों द्वारा आरंभ किए गए एकीकृत शासन से भारतवासी एक सूत्र में बंधे तथा उनमें जागरूकता आई। यद्यपि ये कार्य अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के लाभ के लिए किए थे, परंतु इससे राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय जागृति का दूसरा कारण धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सुधारों के प्रणेता राजनीतिक जागृति के पथ प्रदर्शक बने। इन आंदोलनों ने भारतवासियों के हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न की। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट आदि ने भारतीयों में स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज की भावना जागृत की। 19वीं शताब्दी के आंदोलन मूल रूप में सामाजिक और धार्मिक थे, परंतु उनमें राष्ट्रीयता की भावनाओं का समावेश था। स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन के अतिरिक्त ऐसे अनेक आंदोलन, संप्रदाय और व्यक्ति हुए जिन्होंने समाज में चेतना जगाई। मुसलमानों में अलीगढ़ और देवबंद आंदोलन, सिखों में सिंह सभा और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय समाज और चिंतन को बदल डाला। इन आंदोलनों ने देश की नई पीढ़ी को देश के नेतृत्व के लिए तैयार किया। आइए अब हम एक नज़र डालते हैं भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों पर। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट ने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। भारत में
राष्ट्रीय जागृति का तीसरा कारण है पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारकों का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार लॉर्ड मैकाले ने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से किया था। वह भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार कर एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के हित संवर्धन के लिए कार्य करे, परंतु अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को विदेशी बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी। अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण भारतीय पाश्चात्य साहित्य, विचार, दर्शन और शासन प्रणाली से परिचित हुए। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से अवगत कराया। राष्ट्रीय जागृति का अगला कारण समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके फलस्वरूप भारतीयों का पाश्चात्य जगत के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ। इंग्लैंड में सुधार आंदोलन, इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के स्वतंत्रता आंदोलन आदि आंदोलनों ने भारतीयों को अपने अधिकारों हेतु संघर्ष के लिए प्रेरणा दी। इसी प्रेरणा के कारण भारतीय अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए बेचैन हो उठे थे। पांचवा कारण यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के पश्चात भारत में यातायात के साधन विकसित किए गए। रेल, तार, डाक, सड़क, पुल आदि का निर्माण अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और आर्थिक शोषण की दृष्टि से किया गया था। यातायात के साधनों के विकसित होने से भारतीयों को लाभ हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की सुविधा हो गई, जिससे विचारों का आदान प्रदान आसान हो गया। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के संगठित होने तथा उन्हें राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने में यातायात एवं संचार के साधनों से बड़ी सहायता मिली। अगला कारण है प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव। 19वीं सदी में प्राचीन भारतीय साहित्य की खोज का कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय और पश्चिम के विद्वानों के सहयोग से संस्कृत भाषा के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया। मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, हरप्रसाद शास्त्री, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, राजेंद्र लाल मिश्र, महादेव गोविंद रानाडे जैसे विद्वानों ने भारतीय संस्कृति और साहित्य पर अनेक ग्रंथ लिखे। इनकी रचनाओं का व्यापक प्रभाव भारतीयों पर पड़ा। अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का ज्ञान होने से उनमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना अंकुरित हुई। राष्ट्रीय जागृति का अगला कारण है भारतीय साहित्य एवं समाचार पत्र। राष्ट्रीय जागृति के उदय में साहित्य और समाचार पत्रों का विशिष्ट महत्व है। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, D.L. राय एवं रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि की रचनाओं का राष्ट्रीय जागृति में महान योगदान रहा। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ और उसमें लिखे गए वंदे मातरम गीत नवयुवकों का प्रेरणा स्रोत बना। आनंद मठ में ब्रिटिश राज के राजनीतिक और आर्थिक दोषों का खुलासा किया गया था। दीनबंधु मिश्र के नील दर्पण नाटक में नील बागान के मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों और दुखों को उजागर किया गया था। लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ असमी और अल्ताफ हुसैन हाजी उर्दू इस काल के राष्ट्रवादी लेखक थे। भारतीय समाचार पत्रों में अंग्रेजी प्रशासन का समीक्षात्मक विवरण समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित होने लगा। भारतीय समाचार पत्रों संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, बंबई समाचार, केसरी, मराठा, हिंदू, पेट्रियट, स्वदेशी मित्रम, आर्य दर्शन आदि ने
राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहयोग दिया। प्रेस ने भारतीयता की चेतना को प्रोत्साहन दिया और राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। इसी तारतम्य में एक नया बिल पास हुआ जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। वायसराय लॉर्ड रिपन ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया। इसे विधि सदस्य इल्बर्ट ने तैयार किया था, अतः इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इसके द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेट और सेशन जज को भी फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया। भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का संगठित होकर विरोध किया और इसे काला कानून माना। अंततः ब्रिटिश सरकार को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। भारतीयों के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इल्बर्ट बिल का अंग्रेजों द्वारा विरोध प्रजातीय भेदभाव की नीति को उजागर करता था। वायसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी।